हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज क्लास 10th के जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लेक्चर फर्स्ट को लेकर आए हैं। यानी आज से हम लोग जियोग्राफी के पहले लेसन के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। तो चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ए रिसोर्स। हम रिसोर्स क्या है या व्हाट इज ए रिसोर्स कार्ड्स यानी संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको समझना है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु यानी हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं उसे संसाधन कहते हैं। समझ आया? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं उन्हें ही संसाधन कहा जाता है। जैसे हमारे पास वाहन है, हमारे पास खाने पीने के बर्तन हैं, हमारे पास किचन्स हैं जिसमें जितने भी वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये सब क्या है कि ये एक प्रकार से हमारे संसाधन हैं। हमारे पहनने के चप्पल्स हैं, शूज हैं, तो ये सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायक होती है वह संसाधन कहलाती है। यानी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच हेल्प इन मीटिंग आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस। तो हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनको मानव के उपयोग के योग्य या कहें कि एक प्रकार से संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में जो प्रक्रिया है उसमें अगर कहें तो तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और उन तीनों के केंद्र में कौन होता है? ह्यूमंस होता है, यानी कि मानव होता है। जैसे पहला प्रकृति यानी नेचर, दूसरा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और तीसरा इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो किसी भी प्रकार के पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु को मानव के लिए उपयोगी बनाते हैं। देखते हैं ग्राफ इसमें। तो इस ग्राफ में बताया गया है कि तीन चीज़ें, एक नेचर्स है जिसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, यानी यहाँ पर अगर देखें तो नेचर। दूसरा टेक्नोलॉजी है जो किसी भी वस्तु को मानव के उपयोग में बदलती है। और इंस्टीट्यूशंस है यानी थर्ड नंबर है संस्थाएं हैं, और ये सभी किसके द्वारा संचालित होती हैं? ह्यूमन के द्वारा। यानी कि ये नेचर की वस्तुओं को प्रयोग करना ह्यूमन का काम है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाना ह्यूमन का काम है, और इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा इनका प्रोडक्शन किया जाएगा या इनको जैसे तैयार किया जाएगा। तो इन सबके जो केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो उसमें कौन है? ह्यूमन है। आगे देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो रिसोर्सेस, जितने भी प्रकार के रिसोर्सेस हैं उनको हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या कई प्रकार से उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अगर इनको देखें तो कितने टाइप्स हैं या कितने प्रकार से हैं क्लासिफाई के, तो अलग अलग देखेंगे। तो फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पर हम संसाधनों को कैसे क्लासिफाइड करते हैं ये देखेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम इसके आधार पर देखें, ओरिजिन के आधार पर देखें, तो ओरिजिन के आधार पर हम टू टाइप्स में इसे क्लासिफाइड करते हैं। जितने भी रिसोर्स हैं उनको टू टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेस, यानी कि जैव संसाधन। तो ये बायोटिक रिसोर्सेस हैं क्या? आपको समझना है कि हमारे ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल यानी बायोस्फीयर से होती है वो बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे सच एज आप देखें ह्यूमन्स बीइंग, फना, फ्लोरा और ये लिव स्टॉक्स, यानी कि मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जाति, पशुधन आदि इत्यादि कर दीजिए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनकी बात करें तो
ये किसी ना किसी प्रकार से जीव मंडल से जुड़े होते हैं। सेकंड नंबर है अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस की बात करें तो इसमें ऐसे संसाधन की बात करेंगे जो क्या होते हैं, निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें कि ऐसे मटेरियल्स जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, या कहें कि मेड ऑफ इनएमिनेट मटेरियल्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे आप देखें रॉक्स, चट्टानें, मेटल, कोई भी मेटल यानी धातुओं की बात कर ले। आगे देखते हैं सेकेंड टाइप्स है समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहैसिबिलिटी। ठीक है ना, तो एक्सहैसिबिलिटी के आधार पर या समाप्यता के आधार पर अगर देखें तो इस आधार पर भी हम संसाधनों को टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, या कहें टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इनकी बात करेंगे तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं या रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। समझना क्या है कि आपको एग्जाम्पल पहले देखना है और उसके बाद सोचना है। देखिए, जैसे आपको समझना है, पहली लाइन कह रही है ऐसे संसाधन जिनकी आपूर्ति असीमित है, यानी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिनकी कोई लिमिट नहीं है, हम उनका जितनी मात्रा में उपयोग करना चाहें उतनी मात्रा में उनका उपयोग करें या करते रहें या कर सकते हैं। पहली खासियत है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, उन्हें पुनः उत्पन्न या नवीकृत किया जा सकता है, यानी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, यानी लगातार उनको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उन्हें ही हम नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। और इनका दूसरा नाम भी है गैर परंपरागत संसाधन। इस बार बोर्ड के एग्जाम पे आया था, आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कोई दो गैर परंपरागत संसाधनों के एग्जाम्पल्स या उदाहरण देना था। 2 नंबर में आया था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। आपको यहीं से देखना है कि देखिए इसमें साफ साफ बताया गया कि उनकी आपूर्ति असीमित हो, यानी कि सप्लाई अनलिमिटेड हो, और उन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकें यानी रीजनरेट कर सकें। ऐसे संसाधन जिनको हम रीजनरेट कर सकें वही क्या है, वही नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति संसाधन कहलाते हैं। आगे है, उन्हें हम गैर परंपरागत संसाधन यानी नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड फॉरेस्ट। इनका हम जितनी भी मात्रा में उपयोग करना चाहें हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रिन्यूएबल हैं, यानी इनकी रिन्यूएबल हैं या नवीकरण योग्य हैं। इनको हम जितना ज़रूरत है उतना उत्पादित कर सकते हैं। सेकंड है इसका अनवीकरण योग्य संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो इसमें देखिए सेम उसका उल्टा कर दीजिए, जो पहला था ऐसे संसाधन जिनकी आपूर्ति सीमित है यानी कि सप्लाई लिमिटेड है। वहाँ क्या था, सप्लाई अनलिमिटेड थी, यहाँ क्या हो गई, सप्लाई लिमिटेड हो गई। और इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है। जो रिन्यूएबल थे उनका हम तुरंत रिन्यूएबल कर सकते हैं, नया रिसोर्सेस बना सकते हैं, जितना अधिक चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ये संसाधन है इनकी आपूर्ति लिमिटेड है और इनका जो प्रोडक्शन है या इनका उत्पादन है वो एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के यानी एक लंबे लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम्स के बाद हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। उन्हें हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं और उन्हें ही परंपरागत संसाधन यानी ट्रेडिशनल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे कभी भी एग्जाम में आए कि ट्रेडिशनल रिसोर्सेस की कोई 2 एग्जाम्पल, तो देखिए ट्रेडिशनल रिसोर्स क्या है, मिनरल ऑयल्स, कोल, नेचुरल गैस। अब इनकी विशेषता देखिए, लिमिटेड इसलिए है क्योंकि नेचर ने हमारी अर्थ पर जितनी मात्रा में इनको दिया है वो उतनी ही मात्रा में है। और इनकी जो वृद्धि है या कहें कि हम कोल को तैयार करना चाहें, मिनरल ऑयल्स को तैयार करना चाहें तो एक लंबा भूवैज्ञानिक अंतराल चाहिए, तब जाकर इनका प्रोडक्शन हो सकता है। समझ आ गया होगा। थर्ड टाइप पे आते हैं,
तीसरे आधार पर है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर हम अगर देखें तो ऑनरशिप या स्वामित्व के आधार पर भी हम संसाधनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं। तो ऑनरशिप के आधार पर हम 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं रिसोर्सेस को। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेस यानी व्यक्तिगत संसाधन। इंडिविजुअल रिसोर्सेस यानी व्यक्तिगत संसाधन, इनके नाम से समझ आ रहा है कि ऐसे रिसोर्सेस जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं वो जो है क्या होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ऑनर्ड बाय प्राइवेट टू इंडिविजुअल, यानी जब जो रिसोर्स है वो किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के अधीन इंडिविजुअल रूप से होते हैं तो उन्हें इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं। जैसे लैंड है एक व्यक्ति का होता है, हाउस है उसका निजी घर है, गार्डन उसका बाग है, वो अगर उसका बाग है तो उसका निजी है, तो उसका स्वामित्व तो एक व्यक्ति के पास है। ऑनरशिप किसके पास है, इंडिविजुअल पर्सन के पास होता है, तो वो जो है निजी व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहलाते हैं। सेकंड टाइप है कम्युनिटी रिसोर्सेस, सामुदायिक संसाधन। तो कम्युनिटी है सीधे से, जैसे वहाँ 1 पर्सन का था, ऑनर्ड का वहाँ पर स्वामित्व होता था, ऑनरशिप जो है 1 पर्सन पर होता था। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, यानी कि एक प्रकार से अवेलेबल टू ऑल मेंबर इन कम्युनिटी, अवेलेबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी जब पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए अवेलेबल होता है तो उसे हम कम्युनिटी रिसोर्सेस या सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं या सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ पॉन्ड्स होते हैं, तालाब सभी लोग उपयोग करते हैं। चारागाह यानी पास्चर्स, यानी जहाँ पशु को चराने भेजते हैं। पब्लिक पार्क्स हैं तो वहाँ सभी लोग जाते हैं। प्लेग्राउंड्स, सभी लोग खेलने जाते हैं। तो ये कम्युनिटी के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे रिसोर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्सेस। देखिए, अगर आप सीधे से देखें कि नेशनल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, किसी भी देश की जो बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन के अंदर जितने भी प्रकार के रिसोर्स होते हैं वो सभी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। उनको सबको हम नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत जोड़ते हैं। लेकिन यह समझना कैसे है कि जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, समझ आया, यानी ऑनरशिप किसके पास होगा, नेशंस के पास होगा, वो सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं या नेशनल रिसोर्सेस कहलाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसका ऑनरशिप किसके पास, नेशंस के पास होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट लैंड है, सड़कें हैं, कैनल्स हैं, रेल हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। साथ में एक चीज़ और समझना है इसी में कि समुद्र में समुद्री क्षेत्र पर 12 मील की दूरी तक, ठीक है ना, 12 मील जो होते हैं समुद्री मील होती है, उतनी दूरी तक का रिसोर्स भी किसी एक राष्ट्र का होता है या उस देश की सीमा से समुद्र पर 12 मील की दूरी तक उसका ऑनरशिप होता है या उसका स्वामित्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या हैं कि ऐसे रिसोर्सेस जो किसी भी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे हों, मतलब नहीं समझ आया, यानी कि 200 नॉटिकल मील से दूर हों, ओशियंस में 200 मील नॉटिकल मील्स जो होते हैं उससे दूर होते हैं, उन संसाधनों पर किसी भी कंट्री या किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन जो समुद्र से 200 मील दूर हैं वह किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और उनकी सहमति या उनकी अनुमति के बाद ही हम उन संसाधनों या रिसोर्सों का प्रयोग कर पाते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं और उन इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेने के बाद ही हम ऐसे संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। आपको यहाँ पे एक नया चीज़ जानना है, आपसे पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी
मतलब जो इसमें देखना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो क्या है, यानी एग्जीक्यूटिव यानी कि इकोनॉमिकल जोन जो होता है एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिकल जोन, तो आपको बताना है कि तट रेखा से 200 नॉटिकल मील यानी कि 200 समुद्री मील से दूर का जो भाग होता है वह सभी जो है वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र या एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है ना। और उसी जोन के जो रिसोर्सेस हैं हम उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। चौथा आ गया, 3 टाइप्स हो गए। 4 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के आधार भी हम संसाधनों को 4 पार्ट्स में बांटते हैं, यानी विकास के आधार पर भी संसाधन 4 पार्ट्स पे डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेस या संभावी संसाधन। इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा है संभावी, यानी कि जिनके उपयोग की संभावनाएं हैं। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हैं किंतु सही ढंग से विकास न होने के कारण अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है, किंतु भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना है, वो सभी संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्स हैं जिनका अगर कहें कि किसी भी एरिया में वो पाए जाते हैं, लेकिन अभी टेक्निक या कहें कि सही ढंग से डेवलपमेंट ना होने के कारण अभी उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनके उपयोग की पॉसिबिलिटी है या उपयोग किए जाने की संभावनाएं हैं, तो उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। यानी जो सोलर एंड विंड एनर्जी है उसको हम गुजरात और राजस्थान में डेवलप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन अभी विकास ना होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में संभावना है कि हम वहाँ से सोलर एंड विंड एनर्जी को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। तो क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, यानी संभावी हो गया। नेक्स्ट आते हैं विकसित संसाधन। तो इसमें साफ साफ दिखा डेवलप रिसोर्सेस हैं। डेवलप रिसोर्सेस यानी ऐसे संसाधन जिनकी खोज कर ली गई है, उनकी उपयोगिता और उनकी मात्रा यानी यूजफुलनेस और क्वांटिटी निर्धारित कर ली गई है, यानी उनका पता लगा लिया गया है, वह सभी विकसित संसाधन या डेवलप संसाधन कहलाते हैं। यानी कि उनका डिस्कवर कर लिया गया है, यानी खोज लिया गया है, और उनका यूजफुलनेस और उनकी क्वांटिटी का पता लगा लिया गया है। ऐसे रिसोर्सेज डेवलप रिसोर्सेज कहलाते हैं। सी नंबर है भंडारित यानी स्टोर्ड रिसोर्सेस या भंडारित संसाधन। इनको समझना है। प्रकृति में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण उनका उपयोग संभव नहीं हो पाया है, वो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्रकृति में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण अभी उपयोग संभव नहीं हो पाया है, वो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी भंडारित हैं और उनका जब हम उपयोग करेंगे तो वो उपयोग में आएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वाटर का आप जानते हैं कि H2O कहते हैं, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो आप लोग जानते हैं ये ऊर्जा का, एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है कि अभी हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि हम जल से यानी वाटर से हाइड्रोजन अलग कर दें और ऑक्सीजन अलग कर दें, तो ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में डेवलप्ड हो जाएगा। भंडारित तो है लेकिन हम इसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट है संचित कोष संसाधन यानी एक्यूमुलेटेड फंड्स रिसोर्सेस। इसको समझना है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी आरंभ नहीं किया गया, यानी ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम जानते हैं कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, ये भी जानते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनका यूजफुलनेस क्या है, यानी इनका उपयोग क्या है, लेकिन अभी हम भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर उनका उपयोग नहीं किए हैं,
यानी अभी हमने उनको संचित करके रखा है, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कुल मिला के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने अभी उनको क्या किया है, रोक रखा है, उनका यूज स्टार्ट नहीं किया गया है, उन्हें हम संचित कोष संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आप रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।